नमस्कार। इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स जो कि बीएलडब्ल्यू में सीडब्ल्यूआई पद वेल्डर के लिए किया गया था उन क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें कुल 75 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से केवल 50 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है कि भारत के संविधान में भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1963 इज द राइट आंसर है। 1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। कभी कभी इसका डेट दे देता है तो 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र में नहीं आता है? ख क्षेत्र में नहीं आता है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर राजभाषा अधिनियम के अनुसार 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, क, ख और ग। 3 क्षेत्रों में बात किया गया। ये कह रहा है कि ख क्षेत्र में कौन सा भाषा राज्य नहीं आता है? तो यहाँ पर आपका गुजरात ख में आता है, महाराष्ट्र भी आता है, पंजाब भी आता है, यानी ये अंडमान निकोबार यहाँ पर क क्षेत्र में आता है। इसका आंसर हो जाएगा क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? रेल हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके रेल मिनिस्टर होते हैं। भारत के रेल मिनिस्टर जो होते हैं रेल हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष होते हैं। और इस समय रेल मिनिस्टर कौन है? तो अश्वनी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अष्टम अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फायर रेस्टिग्यूशर बिजली के आग बुझाने के काम में आता है? तो यहाँ पर जो आंसर आपका ए हो जाएगा, सी टाइप फायर रेस्टिग्यूशर जो होता है वो बिजली के आग बुझाने के काम आता है, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोड़ अस्थाई बनाती है? अस्थाई विधि कौन से बनाती है? तो वेल्डिंग, बोल्टिंग, रिवेटिंग और इनमें से कोई नहीं। तो अस्थाई विधि आपका वेल्डिंग बनाती है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार फिलेट वेल्ड नहीं है? फिलेट वेल्ड नहीं है। तो यहाँ पर बट जो ज्वाइंट होता है वो फिलेट वेल्ड में नहीं आता है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से क्या वेल्ड प्रतीक का हिस्सा नहीं है? टेल, वेल्डिंग टेम्परेचर, एरो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेल्डिंग का तापमान जो होता है वेल्ड प्रतीक का हिस्सा नहीं होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H2 जो होता है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग जो होता है आपका काला होता है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग काला होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी एसिटिलीन गैस सिलेंडर का नाम पूछ देता है तो उसका मैरून होता है। चित्र में दिखाए गए दोष वेल्डिंग का कौन सा दोष है?
यहाँ पर देखिए ये एक ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पर आपका अंडरकट के बारे में यह दोष वेल्डिंग में पाया जाता है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को क्या कहा जाता है? तो MMAW कहा जाता है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग स्थिति वेल्डिंग के लिए सबसे आसान होती है? तो यहाँ पर आपका सपाट वेल्डिंग में जो है वेल्डिंग करना सबसे इजी होता है, यानी यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GMAW में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ GMAW में आपका वायर प्रयोग किया जाता है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ढलवा लोहे का एक प्रकार है? ढलवा लोहे का कौन सा प्रकार नहीं है बोल रहा है? तो यहाँ पर आपका येलो कास्ट आयरन जो होता है वो ढलवा लोहे का प्रकार नहीं होता है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अविन्यासात्मक परीक्षण अविनाशात्मक परीक्षण कौन सा है? तो अल्ट्रासोनिक प्रशिक्षण, चुंबकीय कर प्रशिक्षण, रेडियोग्राफिक प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग द्वारा कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा काटा जाता है? ऑक्सी एसिटिलीन द्वारा किस पदार्थ को सबसे अच्छा काटा जाता है? तो आपका मृदु इस्पात को सबसे अच्छा ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग के काम में हम लोग लाते हैं, यानी बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रेशर वेल्डिंग है? निम्नलिखित में से कौन प्रेशर वेल्डिंग है? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होता है एक प्रेशर वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग की वेल्डिंग में किया जाता है? रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग किस वेल्डिंग में किया जाता है? तो आपका पतली सीटों में जो होता है रिवर्स वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग सील्डिंग गैस के रूप में नहीं किया जाता है? किस गैस का प्रयोग वेल्डिंग में सील्डिंग गैस के रूप में नहीं होता है? तो नाइट्रोजन जो होता है गैस का प्रयोग सील्डिंग गैस में नहीं किया जाता है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में पिघले हुए जस्ते के घोल को स्टील या लोहे पर लेपित किया जाता है? स्टील या लोहे पर लेपित किया जाता है, तो ये गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। जंग लगना कौन सी क्रिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो यह एक आपका रासायनिक क्रिया होता है, रासायनिक क्रिया जंग लगना होता है, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास के आधार पर इलेक्ट्रोड निम्न साइज में पाए जाते हैं? व्यास के आधार पर इलेक्ट्रोड को किस साइज में हम लोग मिलता है? तो 1/16 से 1/4 इंच तक इलेक्ट्रोड की साइज डाया के अनुसार होती है, यानी सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट की मात्रा इलेक्ट्रोड के किस पैरामीटर के आधार पर निर्धारित की जाती है? करंट की मात्रा इलेक्ट्रोड के किस पैरामीटर के आधार पर की जाती है? तो यहाँ पर कोर की यानी कोर वायर की डाया पर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा निर्धारित की जाती है, तो ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क ब्लू का दोष प्रायः वेल्डिंग करते समय देखा जाता है। तो डीसी करंट में जो होता है आर्क ब्लू का दोष देखा जाता है। तो डी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्ड जोड़ में विरूपण कारण से होता है। किसके कारण से वेल्डिंग करते समय विरूपण का कारण होता है? तो वेल्ड मेटल और बेस मेटल में असमान संकुचन। वेल्ड मेटल और बेस मेटल में असमान, वेल्ड मेटल और बेस मेटल में ठंडे होने की असमानता। यहां पर डी इज द राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी जो होगा डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पाइप वेल्डिंग में 1G, 2G, 5G और 6G वेल्डिंग किसको दर्शाती है? पाइप वेल्डिंग में 1G, 2G और 6G वेल्डिंग किसको दर्शाती है? तो पाइप वेल्डिंग पोजीशन को यह दर्शाती है, यानी पाइप वेल्डिंग पोजीशन को यह दर्शाती है। इज द सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए क्या? तो सुरक्षा के चश्मे यानी सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए, सुरक्षा के चश्मे, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग प्रतीक चारों ओर वेल्ड को दर्शाता है? यानी कौन सा जो सिंबल जो होता है चारों तरफ के वेल्ड को दर्शाते हैं? तो यहां पर देखिए एक तीर निकला हुआ है और ये एक पूरा राउंड बन रहा है, यानी यहां पर ए नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग चिन्ह को पहचानिए। वेल्डिंग चिन्ह को पहचानिए। तो एरो की तरह फिलेट वेल्ड होता है, एरो की तरह फिलेट वेल्ड होता है। यहां पर ए इज राइट आंसर, इसलिए इसका जवाब ए हो जाएगा। तृतीय कोण प्रक्षेपण विधि में वस्तु की स्थिति माना जाता है। तृतीय कोण प्रक्षेपण विधि में वस्तु की स्थिति थर्ड चतुर्थांश में होती है, थर्ड तीसरे चतुर्थांश में होती है, यानी सी इज राइट आंसर। हैचिंग रेखाएं संदर्भ रेखा से डिग्री पर खींची जाती हैं, यानी हैचिंग रेखाएं जो होती हैं कितनी डिग्री के कोण पर खींची जाती हैं? तो 45 डिग्री के कोण पर हैचिंग रेखाएं खींची जाती हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वित्त के संदर्भ में पीएसी का पूरा नाम क्या होता है? पीएसी का पूरा नाम क्या होता है? तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो होती है पीएसी का फुल फॉर्म होती है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर में किस आइटम का पीएल संख्या होता है? तो स्टोर में किस आइटम का पीएल संख्या होता है? तो स्टॉक आइटम का पीएल संख्या होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी पीएल संख्या कितने डिजिट में पाया जाता है? तो यह 8 नंबरों की एक होती है पीएल संख्या। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सी सामग्री निरीक्षण एजेंसी नहीं है? कौन सी सामग्री जो है निरीक्षक एजेंसी नहीं है? तो आरडीएसओ है, राइट्स भी है, आपका टीपीआई भी है और आईआरटीएस नहीं है। यहाँ इसका मतलब यहाँ पर निरीक्षक एजेंसी जो है सी नहीं है, आईआरटीएस, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी आरडीएसओ का हेडक्वार्टर पूछ देता है, तो आरडीएसओ का हेडक्वार्टर आपकी लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोर विभाग का कार्य है? स्टोर विभाग का कौन सा कार्य है? तो सामग्री की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना, भंडार और प्रबंधन करना, स्क्रैप का निस्तारण करना, यानी उपयुक्त सभी, यानी यहाँ पर ऑल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर।
LAN का पूरा नाम क्या होता है? LAN का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर, यानी ए इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? बेसिक, जावा, प्रोटॉन और ब्रेसपंड। यानी इसमें क्या है, बेस पेंट ब्रश जो होता है आपका, वो कंप्यूटर की भाषा नहीं होती है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। सोल्डरिंग में प्रयुक्त सोल्डर धातु होता है। सोल्डरिंग में किन धातुओं से मिलने से बनता है? तो टीन और सीसा, यानी सीसा और टीन से जो होता है वह सोल्डरिंग धातु बनती है, यानी ए इज द राइट आंसर। SMAW का पूरा नाम क्या होता है? SMAW का पूरा नाम क्या होता है? तो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो होता है SMAW का पूरा नाम होता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन इंसर्ट गैस वेल्डिंग टॉर्च वेल्डिंग मशीन में किस पोल टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है? तो ये आपका जो होता है टंगस्टन इंसर्ट गैस वेल्डिंग में टॉर्च मशीन के किस पोल से जुड़ी होती है? तो निगेटिव पोल से जुड़ी होती है, यानी ए इज राइट आंसर। कौन सी वेल्डिंग निर्वात वातावरण में की जा सकती है? तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो होती है निर्वात वातावरण में की जाती है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज द राइट आंसर, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? तो मिग, MIG, मिग जो है कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम होता है, इसलिए ए इज राइट आंसर। यदि एक दीर्घ वृत्त का दीर्घ आयु और लघु अक्ष क्रमशः 7 और 5 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? यानी दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त का जो है, तो इसमें दो डाया दिया गया है, एक दीर्घ वृत्त है और एक लघु वृत्त, और ये इलिप्स की आकृति का शेप बन रहा है। तो इलिप्स का जो होता है आपका एरिया निकालने का फार्मूला होता है पाई ए बी। पाई ए बी जो होता है आपका इलिप्स का होता है। तो 22/7, ए का मान है 7 और बी का मान है 5। 7 से 7 कट जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 110 हमारा आंसर होगा, यानी 110 इज वर्ग सेमी स्क्वायर जो होता है इसका राइट आंसर होगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी ऊंचाई वाले सिलेंडर का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पर सिलेंडर के आयतन का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर का मान जो होता है आपका 7 है, यानी 7 × 7 × 7, और यहाँ पर ऊंचाई 12 दिया गया है, तो ये इससे कट जाएगा और इन सबको यानी 12 × 7 गुणे इसका गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर लगभग आ जाएगा 1848, यानी 1848, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो आंसर जो होगा आपका डी होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? तो पाई बराबर जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो हमें पूछ रहा है कि एक रेडियन, तो एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180/पाई, यानी यहाँ पर 180/पाई ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि यदि कास्टिक में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो कास्टिक में तांबे का प्रतिशत क्या होगा? यानी आपका 42.3 किलोग्राम तांबे का वजन है और 2.7 आपका टीन का वजन है। इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 42 और 2 94 और 3
0.7 यानी 95, यानी 95%, 95 kg जो है आपका 100% के बराबर होगा, यानी 95 की वैल्यू जो होगी आपका 100% के बराबर होगी। इसलिए 1 की वैल्यू हो जाएगी आपका इतना बटे, और चूंकि 42.3 का जब गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, जो कि 94 आंसर के बराबर होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISO 9001 किसके लिए मापदंड है? तो ये आपको क्वालिटी के बारे में बताता है, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड द्वारा बजट आवंटन का विस्तार पूर्वक वर्णन किसमें मिलता है? तो ये आपका पिंक बुक में मिलता है, यानी रेलवे बोर्ड द्वारा आपका बजट का विस्तार पिंक बुक में मिलता है, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्क्रैप डिस्पोजल के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं? स्क्रैप डिस्पोजल के लिए किस पर? नीलामी द्वारा, सीधी बिक्री के माध्यम से, निविदा आमंत्रण के माध्यम से, या इनमें से सभी? तो यहाँ पर ऑल करेक्ट हो जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या इन्वेंट्री कंट्रोल टूल है? इन्वेंट्री कंट्रोल टूल इनमें से कौन सा है? तो ABC एनालिसिस ये एक प्रकार का इन्वेंट्री कंट्रोल टूल है, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी कर्मचारी के निलंबन के लिए कौन सा मानक पत्र जारी होता है? निलंबन के लिए कौन सा मानक पत्र जारी होता है, यानी विच स्टैंडर्ड फ्रॉम इशू फॉर सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉयज? तो SF1 जो होता है वह निलंबन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत या अनुसार कर्मचारियों के लिए एक कैंटीन अवस्था होनी चाहिए, यानी कितने पुपिल्स के होने पर कैंटीन का निर्माण होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 250 लोग होंगे या उससे ज़्यादा लोग होंगे तो एक कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। रेलवे सुरक्षा आयुक्त के नियंत्रण में होता है? किसके नियंत्रण में होता है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत नियंत्रण में आता है, यानी बी इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले जो भी इसकी वीडियो हैं आपका इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।